हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी के साथ अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है आपका क्लास नंबर 5। लगातार हम अपने 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आने वाले आपके जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी आप टारगेट कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में एक गोल्डन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी डेफिनेटली मदद करने वाले हैं। सो आई होप कि अभी तक हमने जो गोल्डन कॉन्सेप्ट नंबर 13 तक कवर कर लिया है, वहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, रिवीजन किया होगा बढ़िया तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके इस क्लास की। और इसी के साथ ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है तो भाई जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बढ़िया से। मैडम हम तो तैयार हैं और इन सभी चीज़ों को यहाँ पर याद करेंगे बेहतरीन तरीके से। ऑलराइट, शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी भाई बंधुओं तक कि देखिए, कहानी 101 की है, तो जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते, ये क्लास रोज़ सुबह 11 बजे इसी प्रकार से आप लोग की चलती रहेगी। रही बात मैम एग्ज़ाम, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स अभी आपके अपकमिंग हैं, चाहे मैं रेलवे की बात करूं, बिहार पुलिस हो, अदर स्टेट एग्जाम्स हो, गोल्डन कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि मैम ये कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में हमारे लिए अचूक साबित होने वाले हैं। मतलब बढ़िया तरीके से हम अपने इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं, ऑल गुड मैम, करेंगे तैयारी। फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो अगर किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां से आपको प्रॉपर्ली क्या मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ हमारा मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप लोग भी एकदम मज़े से और तैयार होंगे, कलम किताब लेकर बैठे होंगे आज के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। ठीक है, एक थम्स अप का साइन शेयर कर दो और सेशन को भी पहुंचा करके आ जाना, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। ठीक है, कम पढ़ेंगे लेकिन मैम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सिर्फ उतना ही की पॉइंट्स बना के, ये एक वो समरी है जो आपको आने वाले सीधे सीधे फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आज का पहला कॉन्सेप्ट नंबर 14 है कि कैन वी टेक प्रोटीन पाउडर। क्या हम प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं? कई लोग मानते हैं मैम मैं बहुत पतला हूँ, मोटा नहीं हो पा रहा हूँ, मैम मैं मोटा बहुत हूँ, पतला नहीं हो पा रहा हूँ, फिट नहीं हो पा रहा हूँ, अब मैं क्या खाऊँ? क्या प्रोटीन खाना शुरू करूँ? मोटे से पतला होना है तो भी जिम जाना है, प्रोटीन खाना सही है कि नहीं? पतले से मोटा होना है या फिट होना है तब भी मुझे जिम जाना पड़ेगा, और वहाँ थाम देते हैं आपको कि लो भैया प्रोटीन पाउडर खा लीजिए। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया क्या आप ये जो प्रोटीन की बात करते हैं, इसका पाउडर लेना सही है, या अगर कोई अन्य स्रोत आपके देखे जाएं तो वो आपके सेहत के लिए लाभदायक होने वाले हैं। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, क्या आपकी सेहत बनाने के लिए बेस्ट टू बेस्ट रहने वाला है? बहुत बढ़िया भाई, प्रोटीन का सोर्स खाइए, देखो गजब की बात है। चलो खैर, इस डाउट पर ही आज चर्चा करेंगे। तो गोल्डन कॉन्सेप्ट नंबर 14 लिख लीजिएगा, बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। आप सबको कहीं ना कहीं ये पता है कि मैम प्रोटीन का नाम तब आता है जब हम कभी जिम जाते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ भाई, जल्दी से बताओ एक बार। यही तभी दिमाग में आता है ना। नॉर्मल डेली लाइफ में तुम्हें क्या याद आएगा कि मैम मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरे को फिट नहीं होना, मेरे को अच्छा नहीं खाना, मैं क्या खाता पीता रहूँगा, मैं मोमोज खा लूँगा, मैं जितनी भी चाट पकौड़ियाँ हैं वो खा लूँगा, तले हुए आलू खा लूँगा। मतलब जो भी आप अनहेल्दी खा सकते हो, व्यक्ति उस चीज़ को खाना प्रेफर करता है जिसमें उसको स्वाद लग जाए, है ना, जिसमें उसे लगता है कि हाँ यार टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान कभी नहीं रखता। देखिए, जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये आपके शरीर के बॉडी बिल्डर हैं। जानते हो, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय से उसको उसके शरीर के विकास के लिए सिर्फ प्रोटीन ही दिया जाता है, दूध दिया जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी में डेवलपमेंट हो। तो पहली चीज़ तो मैम प्रोटीन का काम ही क्या होता है कि हमारे शरीर के विकास को कराते हैं, है ना। वो बात अलग है कि अब आप मान के क्या चलते हो कि नहीं नहीं सिर्फ बॉडी बनानी है तो प्रोटीन खाना है। नहीं, ये जो आप में से कई लोग बोलते हैं ना कि मैम सुन लो भाई, ये जो आप कई लोग मानते हो ना कि मैम हम जिम जाएंगे तभी प्रोटीन लेना सही है। आधे लोग कहते हैं बाल झड़ रहे हैं, नाखून बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है, आईसाइट वीक हो रही है। हर जगह प्रोटीन का काम है। प्रोटीन आपके बॉडी में, बॉडी के शरीर के विकास के लिए बेहद मददगार होता है। साथ में आपको अपना पूरा डेवलपमेंट देखना है शरीर का, जिस प्रकार से बच्चा बड़ा होता है, एडल्ट स्टेज तक आता है, वहाँ पर भी मैम प्रोटीन एक बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करता है। तो कुल मिला के बात करूँ तो ये आपके बॉडी के विकास को मदद करेगा। बॉडी बिल्डर हम इसे कह सकते हैं कि शरीर का निर्माण खंड क्या है। मुझे आप ही बताओ कि मैम एक बात बताइए, अगर हम पूरी बॉडी को देखें तो पूरे शरीर का मूल भाग क्या होता है? आपने कहा सेल होता है। पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस पूरे बॉडी में डेवलपमेंट कौन कराता है, तो वो हमारा प्रोटीन कराता है। ठीक है, दूसरी बात, किस किस को पतला होना है पहले मुझे ये बताओ। 9 बजे वाली क्लास बच्चे कल होगी, है ना, आज नहीं हुई थी, कल होगी वो आपकी क्लास।
चलो, तो आप में से मुझे बताओ किस किस को वेट लूज करना है, फिट होना है कि मैम मैं ना पतला होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी एकदम हेल्दी लगे, मैं ज़्यादा मोटा ना लगूं, क्योंकि मैं दिन भर बैठ के पढ़ता रहता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और उसी के चलते शायद मैं अपने वर्कआउट पे ध्यान नहीं दे पा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं दिन में एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट मैं फिट रहूँ, मैं मोटा ना होता चला जाऊँ। तो आखिर मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको उस समय पर ना ये जो मन में सवाल आते हैं, ये आपके प्रोटीन के माध्यम से आप हल कर सकते हो। आप अपनी डाइट के अंदर नॉर्मली रोटी सब्जी खा लेते हो, अगर वहाँ पर दाल होगी, वहाँ सैलड होगी, बेसिकली एक प्रॉपर बैलेंस डाइट अगर आप डेली ले रहे हो तो आपका वेट भी बहुत आसानी से लूज हो सकता है। अगर आपने अपनी बॉडी में कैलोरीज कम कर दी, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए और प्रोटीन को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये नहीं कि मैम सिर्फ और सिर्फ मुझे रोटी ही खानी है, खानी है रोटी, अनाज है, ताकत देता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन विकास के लिए, शरीर के बाकी बेसिक डेवलपमेंट्स के लिए आपका प्रोटीन आवश्यक होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन की शुरुआत सबसे पहली बार कब हुई, कहाँ हुई? तो भैया पहली बार डिस्क्राइब किया गया था मोल्डर ने और इसका नामकरण किया बर्जीलियस ने। ये पॉइंट्स लिख लीजिए क्योंकि मैम यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन का मतलब क्या है? अच्छा, तुम ना मानोगे, मतलब कॉमेंट सेक्शन में है ना, मानोगे नहीं। चलिए चलो इधर देखो, तो प्रोटीन की शुरुआत हुई सबसे पहली बार, अगर हम बात करें कि किसने इसको डिस्क्राइब किया था तो मोल्डर का नाम ध्यान रखना, और शब्द किसने दिया तो मैम बर्जीलियस ने दिया था। टर्म किसने दिया था? क्योंकि वैज्ञानिकों के नाम तो कई बार हमसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि हमारी शरीर का निर्माण खंड है, बॉडी में बॉडी बिल्डर इसको आप कह सकते हो, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी बॉडी भी आप इसे कह सकते हैं। शरीर में यही है जो आपके पूरे विकास का एक कारण, एक वजह यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन नामों से भी ये जाना जाता है। दूसरी बात कि प्रोटीन के अंदर होता क्या है? देखो, विटामिन में आपने देखा ना कि मैम कितने सारे अलग अलग विटामिन थे, वहाँ पर हमने देखा अलग अलग टाइप्स में, उनके सोर्सेज भी अलग अलग हैं। लेकिन प्रोटीन के जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या बना होता है, किससे मिलकर के ये बना होता है? जैसे एक आम भाषा में बात करूँ कि मैम बॉडी में मैंने सलाद खाई, सब्जी खाई, फल खाए, बॉडी में जाएंगे, टूट जाएंगे बड़े आसानी से। क्वेश्चन आता है प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एक में नहीं मैम, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। जैसे हमारा पूरा शरीर सबसे छोटे एक सेल से बनता है ना, ऐसे ही प्रोटीन का निर्माण खंड, प्रोटीन को बनाने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? नाम ध्यान रखना, अमीनो एसिड। अब बात आती है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। किस किस को पता है भाई? जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी जल्दी से बताओ, किस किस को पता है अमीनो एसिड क्या होते हैं? देखो, हाँ भाई, इसको समझते हैं क्योंकि मैम ये इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। नाम आया अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। देखो, ना पता हो तो एक बात तो तुम्हें भी पता है कि मैम आजकल ना जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण कैसे करते हैं? उसका नामकरण करते हैं पापा का नाम, मम्मी का नाम, आधा आधा जोड़ दिया और बना दिया लो भैया बच्चे का नाम। मतलब हो चाहे ना हो, उस नाम का अर्थ आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। आपने कई सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि कुल मिला के मम्मी पापा के नाम के आधे आधे टुकड़े जोड़ के ले भैया बच्चे का नाम बन गया। होता है कि नहीं होता? अब ऐसा ही एक नाम आपको बनाना है। कहाँ बनाना है? इधर देखिए, हमने कहा अमीनो एसिड। मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है CH4। शायद मैं इसको यही कहूँगी CH4। क्यों भाई, इसका नाम क्या होता है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? केमिस्ट्री तुम सबने पढ़ी है, जल्दी जल्दी से बता दो एक बार फटाफट से। करेक्ट मैम, ये C यानी कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन लगे हैं, CH4 बन गया, इसको हम मीथेन कहते हैं। अब मैंने कहा कि यार देखो, ये मीथेन है, मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे ना ये अच्छा नहीं लग रहा। वही बात कि नहीं अच्छा लग रहा मुझे, इसके हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं ना प्रॉपरली, उसमें से 2 हाइड्रोजन खटक रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, पसंद नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूंगी, इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटा दूंगी। कौन कौन से हटाए? कोई से भी हटा दो, है ना। कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन लग रहे हैं, मैंने कोई भी 2 हाइड्रोजन हटा दिए। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पर ऊपर वाले तो ऐसे ही रखे, इधर वाले दोनों हटा दिए। अब हटा दिए तो मैम खाली तो छोड़ नहीं सकते, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन को 4 चीज चाहिए अपना प्रॉपर बॉन्ड बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन हटाया तो क्या लगाया, एक तरफ ऐड कर दिया एक NH2 और दूसरी तरफ ऐड कर दिया COOH। यानी कि मैम ये आपने क्या करा भाई, मैंने 2 हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन की जगह लगा दिया अमाइन ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? इस ग्रुप को कहते हैं अमाइन ग्रुप। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप।
क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इस ट्रिक को बताओ भाई जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? ये गोल्डन कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया जी मैम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 हाइड्रोजन हटाए, यहाँ से इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, मैं चाहूँ तो किसी को भी हटा सकती हूँ, मैंने यहाँ पर एक अमाइन लगा दिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, डन। अब मुझे बताना है कि इसको मैं क्या नाम दूंगी। नाम मैंने इसे क्या दिया भाई? वही बात है, पापा मम्मी का नाम मिला दो और बना दो बच्चे का नाम। देखो कैसे, अमाइन में से AMIN उठा लिया, ठीक है, AMIN, और इधर से ऑइक एसिड में से मैंने इसमें से क्या उठा लिया? अमीनो एसिड, O एसिड उठा लिया यहाँ से, है ना। तो अमीनो और इसका पीछे का नाम उठाया एसिड, क्या बन गया? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल का नाम बन के तैयार हो गया। क्या आप इस कहानी को समझ गए? तो एक थम्स अप का साइन जल्दी से भेज दो कि मैम हमने सिंपली हाइड्रोजन की जगह 2 अपने नए ग्रुप लगाए और उन्हीं दोनों के नाम से इस स्ट्रक्चर का नाम बन गया कि ये क्या है, बशर्ते मैंने मीथेन में सब्स्टिट्यूशन किया है, लेकिन इसी को हम अमीनो अम्ल कहते हैं। और ऐसे ही कई सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के आपका प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि भैया ये जो तुम पनीर खा रहे हो जिसमें प्रोटीन है, ये किससे मिलकर के बना है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि मैम ये बना है अमीनो एसिड से। इस पूरे पॉइंट में कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर करो भाई, क्लियर? तो मैम इसी को कहते हैं अमीनो एसिड। और देखो ऐसे ही बहुत सारे, ये तो एक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, मैं ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ दूं ना तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा हमारा प्रोटीन। चलो एक एग्जाम्पल देख भी लेते हैं। मैम ये रहा COOH, ये रहा NH2, ठीक है, इसमें मैंने एक दूसरा अमीनो एसिड जोड़ा। इसको समझ लीजिएगा क्योंकि आज एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट जो है ना वो फिट हो जाएगा दिमाग में, फिर आगे गलती नहीं करोगे। करेक्ट। दूसरा हमने लगाया है यहाँ पर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और ये बन गया अमीनो एसिड। अब आपने कहा मैम ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, ये तो हमने 3 जोड़ दिए, ठीक है। यूजुअली आप सुनते हो कि प्रोटीन्स के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड का बॉन्ड बनता है, ठीक। आओ जरा देखें, एक बात बताइए, यहाँ पे हमने 3 अलग अलग भाग लिए हैं, क्या मैं इस NH2 को, यहाँ NH2 था ना, क्या मैं इसको HNH लिख सकती हूँ? बोलो भाई हाँ कि ना। NH2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं? आज आप ही बताओगे कि मैम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। हाँ जी लिख सकते हैं भाई, 2 हाइड्रोजन है, मैंने उसे खोल करके लिख दिया। इसी प्रकार से इस वाले को लिख देते हैं, है ना, इसकी जगह पर भी मैं HNH लिख देता हूँ, करेक्ट। अब मुझे अगर इनको जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा? ठीक है, हम इसका इसका OH उठाएंगे और इसका एक हाइड्रोजन उठाएंगे, यानी मैंने इतना पार्ट पकड़ा और बाहर निकाल दिया। ये क्या बन गया? H2O बन गया, एक H2O बाहर निकाल दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ से क्या करा, इसका OH उठाया, इसका हाइड्रोजन उठाया और उठा करके मैडम बाहर निकाल दिया, ये बन गया -H2O। इस पूरे पार्ट में कोई दिक्कत लग रही है क्या? हाँ सेपरेटली लिख दिया, और लिखने के बाद मैम इन दोनों में से इसका OH इसका H पकड़ा और बाहर खींच दिया, इसका हाइड्रोजन मतलब इसका एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर, इसका पानी का मॉलिक्यूल बाहर, हो गया। अब क्या बचा उसको जोड़ दो, जो रह गया उसको फटाफट से यहाँ पर एज इट इज उतार लो और लिख लो, NH2 कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, यहाँ का CO, और ये किससे जाके जुड़ जाएगा? इस वाले NH से जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे एज इट इज हमने ऊपर वाला उतार लिया CO, इसका CO किससे जाके जुड़ेगा? NH से जाके जुड़ेगा, NH वापस से एज इट इज बाकी सारा हमने उतार लिया। ये कहानी मैंने तो आपको 3 के बीच में दिखाई है, बट दिस विल गो ऑन, ऐसे ही लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं, और इसी चेन को, ये जो पूरी चेन बनी है ना, इसे हम कहते हैं प्रोटीन की चेन। प्रोटीन की चेन है, आपसे प्रश्न आएगा कि भैया ये बताओ पेप्टाइड का बंधन कहाँ है? ये रहा पेप्टाइड का बंधन, CONH, CONH, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या इस पोर्शन में कोई दिक्कत कि मैम एक पेप्टाइड दूसरा पेप्टाइड ऐसी एक और पेप्टाइड? तो इसको मैं बहुलक कह सकती हूँ पेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड के नाम से प्रोटीन जाना जाता है, इसी को नाम दे देते हैं पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन का नाम। तो भैया ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रोटीन कैसे बना है। जल्दी से एक थम्स अप का साइन भेजो और इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये अगर क्लियर हो गया तो आपके सारे डाउट्स तो ये पहले ही क्लियर हो जाएंगे। हाँ भाई जल्दी से बताओ, माइनस क्यों आया? माइनस नहीं आया, उसको जोड़ दिया बच्चे कुचे को,
यहाँ से जो तुमने हटाया है ना उसको जोड़ दिया, मैम ये वाला पार्ट हमने बाहर निकाल दिया, इसके बाद इस जो बचा हुआ पार्ट रह गया इसको जोड़ोगे कि नहीं, तो ये जोड़ दिया, ये माइनस का साइन नहीं है, कनेक्शन में बॉन्ड बना रहे हैं हम, तो ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ऐसे आगे जितने भी आएंगे सब जुड़ जाएंगे। तो प्रोटीन क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। किसका बहुलक कहलाता है? अमीनो अम्ल का बहुलक कहलाता है। क्लियर? आगे से गलती तो नहीं करोगे। अगर एक क्वेश्चन और आ जाए कि भाई एक बात बताओ, अमीनो एसिड किससे बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से मेन तत्व हैं यहाँ पे, तो आप बताएंगे कि देखिए जनाब, कार्बन, कार्बन के साथ ये स्ट्रक्चर लगा होता है। क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा कुछ है क्या? जल्दी से बताओ, इन चार के अलावा कुछ है, हाँ या ना? नहीं है ना। तो बस प्रोटीन के बारे में अगर पूछेगा कि प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। क्योंकि यूजुअली नहीं होते मैम, ना कार्बोहाइड्रेट्स में होते, ना फैट में होता, ना हमारे विटामिन में होता, नाइट्रोजन कम पाया जाता है, सिर्फ नाइट्रोजन प्रोटीन में दिखेगा। इसीलिए मैं नाइट्रोजन को क्या मतलब प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, एक पॉइंट और लिख लेना नोट करके कि प्रोटीन्स को ही नाम दिया जाता है नाइट्रोजनस फूड। नाइट्रोजनस फूड यानी नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ। बताइए जनाब, कोई समस्या? प्रोटीन को ही कहते हैं नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार पूछ लिया था, ऑप्शन में थे 4 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन की, बताओ कौन सा नाइट्रोजनस फूड है? आपने कहा मैडम ये हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल सी कहानी थी, हमने यहाँ पर समझा कि देखिए हमारे पास एक मीथेन था, मीथेन में सब्स्टिट्यूशन किया, एक अमाइन ग्रुप लगाया और एक कार्बोक्सिलिक, बन गया अमीनो एसिड। यही वाला अमीनो एसिड हमने लेकर के एक साथ 2 3 4 5 6 कितने भी मॉलिक्यूल्स लेकर के जोड़ दो। जैसे जैसे आप जोड़ते चले जाओगे, आपने उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है हर एक स्ट्रक्चर के बीच में से, और बचा हुआ पार्ट CONH पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा, और यही लंबी सी चेन हमारी प्रोटीन की चेन कहलाती है। तो अगर कहीं स्टेटमेंट ऐसा दिख जाए, देखो भाई मेंस का लेवल बदला है, ठीक है, मैं अभी आपको डिटेल में भी कराऊंगी इसके क्वेश्चंस क्या क्या कैसे कैसे आए हैं। मेंस का लेवल बदला है CGL के अंदर, आपको नहीं पता किस घड़ी किस पल आपका एग्जामिनर कौन सा पैटर्न बदल दे। हमेशा तुम सोच के जाते हो कि जो पुराना पैटर्न पिछले 5 सालों से आ रहा है मैं उसी को करके चला जाऊंगा। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ उस एक ढर्रे पे मत चलो जो चलता आ रहा है। अपनी थ्योरी ऑल ओवर द सर्कल कंप्लीट करनी है आपको, कुछ चुनिंदा पार्ट्स करके नहीं जाने हैं। फिर वहाँ जाकर कहते हो अरे बताओ ये कैसे आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, 5 सालों से तो पूछ ही नहीं रहा। आप ब्लेम नहीं कर सकते ना, आपका तो साल गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि हमें हर एक पोर्शन को कवर करना है। अब अगर क्वेश्चन में आपके लाइन आ जाए तो क्या ये लाइन गलत है या सही है, जल्दी से बताओ। प्रोटीन्स यानी पॉलीपेप्टाइड बहुलक किससे बने हैं? अमीनो एसिड से बने हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बने होते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर लग रहा है कि मैम सही है कि नहीं है? हाँ जी मंगेश गौतम, क्या बदला है? GS का लेवल बदला है ना। तो ये जो GS का लेवल है ना, ये तुम्हारा कभी भी पलटी खा सकता है। इसीलिए GS ऐसे बढ़ के जाओ कि मैम कहीं पर भी हम ये ना कहें कि हमने पढ़ा ही नहीं था। बोलिए, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो ये है हमारे प्रोटीन्स। आई होप कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। सेशन को शेयर जरूर कर देना। देखो फ्री क्लास है, हर एक अपने दोस्त यार भाई बंधु सभी तक पहुंचा करके आइएगा, है ना। बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं कि मैम प्रोटीन तो हम समझ गए कि ये किससे मिलकर के बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाई कितने अमीनो एसिड हैं टोटल हमारे पास? देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स। पूरी प्रकृति में केवल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से 10 आवश्यक हैं और 10 गैर आवश्यक होते हैं। यानी 10 ऐसे हैं जो हमें हमारी बॉडी से मिल जाते हैं, हमारी बॉडी बना लेती है, और बाकी के 10 ऐसे होते हैं जो मैम हमें खाने से लेने पड़ते हैं। सो कितने अमीनो एसिड्स हैं कमेंट कर दो एक बार फटाफट से। देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स। अच्छा ठीक है भाई, धीरे धीरे बोलेंगे, है ना मैम, आप स्लो मोशन में बोला करिए। चलो, इस बात से हमारे घर वाले भी परेशान है कि आप इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल देते। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो इसको हम कहेंगे कि देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स। कुल मिलाकर के 20 अमीनो अम्ल आपके पूरे प्रकृति में पाए जाते हैं। 10 आवश्यक हैं और 10 गैर आवश्यक होते हैं ना। 10 मोमोज खाने पे, बेटा मोमोज खाने पे ना कुटाई होती है और कुछ नहीं होता है, पेट खराब होता है तुम्हारा और कुछ नहीं होता। कोई सा अमीनो एसिड नहीं मिलता तुम्हें मोमोज से।
ये सोच कर खाते हैं मैम हेल्दी है, मोमोज के अंदर देखो कितने वेजीज भरे हुए हैं, कितनी सब्जियां भरी हुई हैं, ये नहीं पता कि वो सब्जियां कितनी सुंदर तरीके से कटी हैं और उसमें ऐड करी गई हैं, कितनी साफ सफाई वहाँ रखी गई है, नहीं पता होता आपको। तो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल याद रखना कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब एक प्रश्न कई बार आता है कि भैया ये जो प्रोटीन है ना, ये कौन सा कहाँ कहाँ पर मिलता है, और दूसरा ये बताओ कि हमें हमारे बॉडी के लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये दो प्रश्न और आपके आते हैं। आप मुझे बताओ कि आपको प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना सही रहता है। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, कितना प्रोटीन दिन भर में बॉडी पचा पाती है, डाइजेस्ट कर पाती है? जल्दी से बताइए। ठीक है, एक सवाल ये हमेशा बना रहता है। तो देखो, जब प्रोटीन की बात आती है और इसके कंजम्पशन की बात आती है तो आपके वजन के अनुसार कभी भी फिक्स नहीं है मैम। और आप अगर घर पे बैठे हैं, कुछ खास एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको डाइजेस्ट करना बॉडी आसानी से नहीं कर पाती। आप दिन भर मेहनत कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो आपकी बॉडी पचा लेगी, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, पूरे दिन बैठे हो, तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको कितना प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए, इस बात का जवाब आपके वजन में है। कि मान लीजिए आपका वेट बॉडी का 50 किलो है, तो आपको मात्र 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके अपने इस गोल्डन कॉन्सेप्ट में एक नोट करके लिखिएगा यहाँ पर कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, आज ही खा लेता हूँ, मैडम ने कहा था प्रोटीन की, मैं आज ही आधा किलो प्रोटीन खा लेता हूँ। किस्सा ऐसा हो जाएगा कि बेटा डाइजेशन नहीं हो पाएगा उसका, बस ये दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वजन के अनुसार जो भी आपके शरीर का वजन है अकॉर्डिंगली, मान लीजिए आपका वेट 50 kg है, तो आपको कितना चाहिए, 50 ग्राम। आपका वजन 70 किलो है, तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए, ये 70 ग्राम। ये कब चाहिए, जब मैम हम नॉर्मली घर पे बैठे हैं, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कोई जिम नहीं जा रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। बशर्ते आप अगर कर रहे हैं, मान लीजिए आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में आप इसका डबल कर सकते हो कि भाई आप 50 kg के हो। ठीक है, आपका वजन 50 किलो है, आप कम से कम 90 से 100 ग्राम प्रोटीन भी लोगे तो पचा सकते हो। ठीक है, 70 kg के हो तो आप लगभग 120 से 140 ग्राम प्रोटीन लेते हो, तो आपका डाइजेस्ट हो सकता है क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हो। बट इतना तो मिनिमम है जो कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट। तो मैम ये होती है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। अब सोर्सेज की बात करूं, इसके स्रोत कहाँ हैं, है ना, कहाँ मिलता है प्रोटीन। सबसे बड़ा सवाल कि हम प्रोटीन पाउडर ही लेंगे क्या, नहीं। देखो, पहली चीज़, ये जो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं प्रोटीन पाउडर के, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ और अगर मिला के आपको दे दिया या मतलब नहीं है एक्चुअल, तो आप कैसे उस पर रिलाई कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो उसके सेवन से बचो, क्योंकि हमारे पास वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाते हैं। जैसे कि हम बात करें पनीर की, ठीक है, जैसे हम बात करें सोयाबीन की, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको सोयाबीन में मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं मूंगफली की, ठीक है, बादाम की आदि, है ना, ऐसे। और बाकी नॉन वेजिटेरियन में तो आते ही हैं, कई सारे सोर्सेज आते हैं, अंडा है और आपके अलग अलग सोर्सेज जो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट में खाते हैं। लेकिन वेजिटेरियन में भी आपको कई सारी दालें मिल जाएंगी, राजमा मिल जाएंगे, इन सब में क्या मिलता है मैम, प्रोटीन की मात्रा हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में है, फिर आपका आता है मूँगफली में, बाकी मैम ये भी स्रोत हमारे देखने को अलग अलग मिल जाते हैं। तो मार्केट में बहुत सोर्सेज हैं, दूध दही प्रोटीन के लिए आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। करेक्ट है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा है डेफिनेटली मैम। नॉन वेजिटेरियन डाइट में तो है, वेजिटेरियन सोचते हैं क्या करें भाई, बेसन है आपका, दही हो गया, या फिर हम दूध की बात करें, पनीर की बात करें, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। डेली एक प्रॉपर आपको बैलेंस डाइट बना के चलनी है, दाल का सेवन ज़रूर करना है। बहुत सारी आपकी दालें आती हैं जिनके अंदर प्रोटीन आपको मिल जाता है, मुर्गे और अंडे के पीछे मत भागा करो। चलो, इसके बाद एक और बहुत बड़ा सवाल कि देखिए, हर एक पदार्थ के अंदर अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। जैसे कि दूध में आपने बात करी, दूध में होता है कैसीन प्रोटीन। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि हम हमारे ब्लड में भी प्रोटीन है क्या, जी हाँ, आपके रक्त में भी प्रोटीन है, आपकी मांसपेशियों में भी प्रोटीन है। जो आप हार्मोन इंसुलिन की बात करते हैं वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं जिनको कि आप लिख सकते हो और यहाँ पर मार्क कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, वन लाइनर। फिर सोचते हो ये आ कहाँ से गया। ठीक है, देखिए इधर, जैसे हम ब्लड की बात करें तो मैम ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
तो मैम फिर हम कैसे कह सकते हैं भाई रक्त में है हीमोग्लोबिन और इसके नाम में ही प्रोटीन जो है वो छुपा हुआ है। हीम वर्ड आता है आयरन के लिए, ठीक है, और ग्लोबिन क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। तो रक्त में भी हमारे ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो उपस्थित होता है। इसके बाद दूध की बात करेगा तो दूध में आप जानते हो कैसीन नाम का प्रोटीन है जिसको लैक्टोल्ब्यूमिन भी कहा जाता है, करेक्ट। अगर मैं अंडे की बात करूंगी, अंडे के अंदर ओवलब्यूमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। जो एग आप खाते हो और कहते हो एग का जो व्हाइट पार्ट है इसके अंदर प्रोटीन है, तो उसके अंदर इस प्रोटीन का नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा, दाल की बात करें, लेंटिल्स होती हैं, दालें होती हैं, तो दालों के अंदर ध्यान रखना लेग्यूमेलिन पाया जाता है। इसी प्रकार से गेहूं, हालांकि गेहूं अनाज में आता है और अनाज में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, बट मैडम इसके साथ साथ वीट के अंदर कुछ मात्रा में ल्यूकोसीन नाम का प्रोटीन भी आप देख सकते हैं, ठीक है, गेहूं के अंदर, अनाज की जो हम बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम राजमा की बात करें, जो आपकी किडनी बीन्स आती हैं, इसके अंदर बात करेंगे फेसियोलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, फेसियोलिन, क्लियर। तो इस प्रकार के नाम आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं, करेक्ट है। कोई बात नहीं, क्लास आपको बाद में रिकॉर्डेड मिल जाएगा, वहां से भी अपना रिविजन कर सकते हो जिसका छूट गया है। और चीज़ें क्लियर हो रही हैं, नहीं मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ भाई। एक एक पार्ट समझ में आ रहा है तो शेयर करके आ जाओ जल्दी से अपने दोस्त भाई बंधुओं सभी तक, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और अभी कुछ आगे और पॉइंट्स को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलो ठीक है। इसके अलावा देखिए कई सारे ऐसे भी नाम होते हैं, जैसे कि आपसे प्रश्न आ जाए आंखों के अंदर कौन सा प्रोटीन है ना, नोट करके पॉइंट नंबर 1 करके लिखिएगा। आंखों के अंदर यानी आईज में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप बताएंगे ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्सिन प्रोटीन। इसी प्रकार से आपसे पूछे आपकी मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन है, मसल्स में, तो मसल्स के अंदर हमारे एक्टिन और मायोसिन के नाम से आते हैं। एक्टिन व मायोसिन। तीसरा, आपकी त्वचा के बारे में अगर पूछता है कि भाई त्वचा में कौन सा प्रोटीन है, हाँ जी बताइए जल्दी से, स्किन में कोई प्रोटीन पाया जाता है क्या, क्या लगता है मैम, स्किन के अंदर कोई प्रोटीन पाया जाता है? एग्जैक्टली तो स्किन के अंदर कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है। आपने देखा है कि मैम कई लोगों की ना बुढ़ापे में आते आते स्किन डल हो जाती है। डल कैसे, ऐसा लगता है कि स्किन जो है वो धीरे धीरे करके आपकी एकदम लटकने सी लग गई है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो इलास्टिसिटी थी वो नहीं रही है अब। तो जो आपकी त्वचा एकदम सिकुड़ जाती है वो होता है कोलेजन की कमी। तो कोलेजन प्रोटीन जैसे जैसे बॉडी में कम हो जाएगा, आपकी स्किन पर जो ग्लो है उसके साथ जो स्किन आपकी टाइट इलास्टिक रहती है वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो कोलेजन प्रोटीन आपको स्किन के अंदर यहाँ पर मिल जाता है, कोलेजन। तीसरा ये हो गया स्किन का। नंबर 4 लिखिएगा, ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन, जिसमें ये ग्लोबिन जो है ये आपका क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। नंबर 5, एग में एल्ब्यूमिन, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि हमारा एक ऐसा हार्मोन बताइए जो कि प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, तो हमारे रक्त में होता है इंसुलिन। क्या होता है भाई, इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या होता है कि हमारे शुगर के लेवल्स को कम करना बेसिकली शुरू कर देता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तभी आपको डायबिटीज़ नाम का रोग जो है वो आप देखने को आपको मिल जाएगा। तो मैम ये सारे अलग अलग प्रोटीन्स हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अगर नाखूनों और बालों की बात करूँ तो बताओ कहाँ होता है, नंबर 7 है ना, आपके नेल्स में और हेयर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये तो बता ही देंगे मैम, नाखून व बालों में।
अब आप कह रहे हैं मैम ये लिखना ज़रूरी है क्या? ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वन लाइनर में सीधे सीधे नाम आएगा तब तुम सोचोगे अरे ये कहाँ से आ गए, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनको पढ़ना भी आपके लिए आवश्यक है। कौन सा है? केराटिन। वो देखा है पार्लर में जाके जब लड़कियां केराटिन ट्रीटमेंट कराती हैं, नॉर्मली घर में अगर बोला जाए हेयर ऑयलिंग कर लीजिए, नहीं मैम। खाने में अपना प्रोटीन ऐड कर लीजिए, नहीं। हम बाहर जाएंगे 10,000 5,000 6,000 के ट्रीटमेंट कराएंगे, बालों में केराटिन नाम का प्रोटीन ऐड कराएंगे कि बाल हमारे ना चमकते हुए नजर आए। अरे भैया एक बात बताओ, जो तुम अच्छा खा सकते हो तो उसे बिना खाए तुम्हें वहाँ पैसे लगाने में ज़रूरत है क्या? तो अपना अच्छा खाइए, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस ट्रीटमेंट की, वो भी 5-6 महीने चलता है। रंगवा लेंगे बालों को, रंग लगवा लेंगे, ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आपको मार्केट में भी देखने को मिल जाते हैं। बालों के लिए तो केराटिन के कई ट्रीटमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कोई समस्या यहाँ तक? हाँ जी, नोट कर लिया इसको? फटाफट से बताओ एक बार। अच्छा खाया करो। मैम आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी? हाँ बिल्कुल अमन, लगवाई थी, क्यों नहीं लगवाई थी। कोविशील्ड लगवाई थी। चलो, कोवैक्सीन कोविशील्ड सबने लगवाई है। ठीक, तो मैम इस प्रकार से अलग अलग, और इसका एक टेबल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आप अपना बाकी का भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, एक्टिन प्रोटीन मसल्स में है, कोलाजन आपके स्किन में है, दूध में कैसीन प्रोटीन है। ठीक है, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन है, ब्रेन में हमारे एंडोर्फिन्स बनते हैं, रक्त में जो प्रोटीन बनता है उसे एंडोर्फिन्स कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इलास्टिन, इलास्टिन भी हमारी स्किन के अंदर एक टिश्यू, एक्स्ट्रा सेल्युलर टिश्यू के तौर पे प्रोटीन जाना जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त के अंदर, इंसुलिन हमने अभी बात करी आपके ब्लड शुगर को बनाएगा, हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी है। केराटिन हो गया बालों में और नाखूनों में। तो इस प्रकार के अलग अलग ये प्रोटीन्स जो हैं वो आपके बॉडी में पाए जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? ये तो पूरा चार्ट मिल जाएगा, इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट है जो आपसे यूजुअली कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मज़ा आ गया हो तो एक थम्स अप का साइन फटाफट से भेज दो। तो मैडम हम प्रोटीन तो समझ गए, मगर एक बात तो बताओ, हमें कई बार एक बात सुनने को मिली है, कुपोषित हो गया व्यक्ति। क्या है कुपोषण? सुना है कि नहीं? कि अगर कोई व्यक्ति ना बहुत पतला है, बच्चे की बात कर लो, बच्चा बहुत ज़्यादा पतला है, तो आप कह नहीं देते कि यार तो कुपोषण का शिकार हो गया है, तो कुपोषित हो गया है। वो होता है प्रोटीन की कमी के कारण। जल्दी से बताओ, होता है कि नहीं? मेलानिन पिगमेंट होता है जो आपके स्किन को, आपकी बालों को रंग देता है, कलर देता है ना। स्किन का कलर जितना डार्क है, बाल जितने काले हो रखे हैं, मेलानिन की वजह से होता है स्किन का कलर आपका डार्क। अगर आपका कलर फेयर है इसका मतलब मेलानिन कम है, और अगर ज़्यादा है तो मतलब मेलानिन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। ठीक है, सुने हो ना? तो अगर प्रोटीन हमने पढ़ लिया कि मैम स्रोत क्या है, कहाँ मिलेगा, क्या होता है, किससे बना है, किसने खोज करी, लेकिन अगर इसकी कमी हो गई तब क्या होगा, और अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, प्रोटीन की कमी, तब दो रोग बनते हैं। डेफिशिएंसी से दो रोग बनते हैं। पहला आता है क्वाशियोरकर, और ख़ास तौर पर ये बच्चों में ही आपको ज़्यादातर दिखाई देते हैं। और दूसरा आता है मेरेस्मस। इन्हें हिंदी में हम कुपोषण के शिकार भी कहते हैं। कि मैम आखिर होता क्या है? दोनों बीमारियों में ना प्रोटीन के लेवल कम हो जाते हैं, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है ना आपके शरीर में, वो यहाँ पर सफिशेंट रहती है। मतलब पर्याप्त ऊर्जा है आपके शरीर में जो कि काम करा सकती है, और यहाँ पर आपकी एनर्जी का लेवल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एनर्जी भी बॉडी में से कम हो जाती है। कौन से रोग में? मेरेस्मस नाम के रोग में। क्या ये बात क्लियर है बेटा? इससे पूरी बायोलॉजी के वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे जो कि आप अपने अलग अलग एग्जाम्स में देखते हो। देखो, एक तरीका होता है ए से लेके जेड तक पूरी थ्योरी को पढ़कर जाना, जो आपके हम एप्लीकेशन पे बैचेस चल रहे हैं वहाँ पर संपूर्ण थ्योरी आपको पूरी करा रहे हैं। ये आपके वो गोल्डन कॉन्सेप्ट्स हैं। स्पेशली मैं ये कह सकती हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप अपना कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स आपके रेलवे, आपके स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, उनमें जो पोर्शन आपके कई बार फ्रीक्वेंटली आस्क में पूछ लिया जाता है ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें कराई जा रही हैं। क्लियर? तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, साथ में अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और बाकी मैम अपना कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाइज कि यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, चलो इसे देखो। अब ये है मैम प्रोटीन की कमी से ऐसी हालत हो जाती है।
मुस्कुराना मतलब हर चीज़ को देख के तुम्हें हंसना मुस्कुराना होता है, हर चीज़ में हंसी नहीं आनी चाहिए। इधर देखो ज़रा, सीरियस ये बीमारियां जो होती है ना खतरनाक होती है, जब होती है तब पता चलता है मैम। इस बच्चे के अंदर अगर हम बात करें, बच्चा रो रहा है वो बात अलग है, लेकिन इस बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी है और दूसरे वाले बच्चे के अंदर भी प्रोटीन की कमी है। तो मैम दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, देखो आप इसके बेली फैट को, इसके पेट पर जो फैट बना हुआ है, इस बच्चे के अंदर ऊर्जा क्या है? पर्याप्त है, एनर्जी भरपूर है इसके अंदर, एनर्जी कम नहीं हुई है, केवल प्रोटीन कम हुआ है। ठीक है, मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, बॉडी के अंदर इसके प्रोटीन की कमी होगी, बालों पे असर दिखेगा, लेकिन एनर्जी भरपूर है, रोटी सब्जी सब बढ़िया खाता है, इसलिए इसका पेट पर ना फैट निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बच्चे को ना तो प्रोटीन ही मिल रहा, ना इस बेचारे को रोटी सब्जी कुछ नहीं मिल रहा, एनर्जी भी नहीं मिल रही, तब हम इसे कहेंगे कि इसकी पूरी फैट वैट बॉडी का सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये दो बीमारियां होती हैं। इस पहली बीमारी को हम क्वाशियोरकर कहते हैं और दूसरी बीमारी को मैरास्मस के नाम से जाना जाता है। क्या ये पार्ट क्लियर है? हाँ जी, हाँ, एक में कार्बोहाइड्रेट है, ये समझ लो कि मैम वो कार्बोहाइड्रेट भर के खाता है तो उसके पेट पे फैट जो है वो निकलना शुरू हो चुका है, और दूसरे वाला कुछ भी नहीं खा रहा तो उसकी हमें पसलियां भी दिखाई दे रही हैं कि बॉडी में फैट नाम की चीज़ बची ही नहीं है ना। बाल में देखो, बाल जो होते हैं वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी स्किन पे धब्बे से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ना वाइट पैचेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं जब ये बीमारियां होती हैं। इसके अलावा खून की कमी होगी आपके बॉडी के अंदर, नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि भाई रेड कलर जो है आपकी बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन जो है आपकी बॉडी के अंदर, वो बॉडी पीली पीली सी पड़नी शुरू हो जाती है, येलोइंग होनी शुरू हो जाती है बॉडी में। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग लक्षण यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। समझ गए? तो ये है मैडम प्रोटीन की कमी। दोनों रोगों को मैं अभी आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी उसमें भी आपको मिल जाएगा। पहला रोग है क्वाशियोरकर, ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, लैक ऑफ प्रोटीन बट एनर्जी क्या है? सफिशिएंट है। और मैरास्मस के अंदर दोनों ही चीज़ें हमारी कम हो जाती हैं। क्या ये बात समझ गए? ठीक है, तो ये दोनों बीमारी हमारी, आप हिंदी में भी लिख सकते हो इसको और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। क्वाशियोरकर, कुपोषण वैसे इसको बोला जाता है ना, इसको कहते हैं मैरास्मस। तो ये कहानी है प्रोटीन के कमी की, जब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे मन में आया कि ना मैडम आज तो ना आपने हमें बताया था कि प्रोटीन की कमी है, मैं आज ही डबल प्रोटीन खाना शुरू कर देता हूँ। ज़रूरत थी 50 ग्राम की, मैंने खा लिया 100 ग्राम। बेचारा उस प्रोटीन का जो एक्स्ट्रा तुमने खाया है, बॉडी क्या करेगी? जल्दी से बताओ एक बार, क्या करेगी बॉडी? बॉडी उसको बाहर निकाल देगी। बॉडी को क्या ज़रूरत है? बॉडी को जितना चाहिए वो उतना ही रखती है। हमारे शरीर का एक फंडा है, ध्यान रखना, आपका भी जीवन में होना चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में ना हो। आपके जो लेवल पर्याप्त होते हैं, जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना पढ़ो, ना एक्स्ट्रा पढ़ो ना कम पढ़ो। क्यों ऐसे दुविधा में फंस करके जाओ? सेम चीज़ मैम हमारी बॉडी में होती है। देखिए, अगर बॉडी के अंदर आपके प्रोटीन की क्या हो गई? अधिकता हो गई, प्रोटीन की अधिकता, तो समझना फंडा क्या होगा एक्सेस ऑफ प्रोटीन वाले केस में। प्रोटीन के अंदर क्या है मैम? अमीनो एसिड है, बॉडी में जाएगा, अमीनो एसिड में टूटेगा। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन भी है मैडम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ है। हमारा जो लिवर है ना, जिम्मेदार व्यक्ति, वो क्या करता है? वो जिम्मेदारी संभालता है कि भैया अच्छा तुम आ तो गए हो, एक्स्ट्रा प्रोटीन तुम्हारी ज़रूरत तो थी नहीं, अब तुम आए हो तो तुम्हारा स्वागत तो क्या ही करूँ, तुम्हें पहले ही विदा कर देता हूँ। वो हमारा लिवर क्या करता है? इस एक्स्ट्रा प्रोटीन को अमीनो एसिड में पहले तोड़ेगा, पचाएगा उसको, और उसके बाद इस अमीनो एसिड से क्या बना देगा? अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद आपके बॉडी से इसको एक्सक्रीट कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। अमोनिया और यूरिया में इसको परिवर्तित करके आपकी बॉडी का वेस्ट बना करके बॉडी से बाहर रिलीज करा देता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? गोलू, राधिका मैम की क्लास ही चल रही है बच्चे, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होती है, इसी टाइम पर इसी जगह, सेम टाइम सेम जगह। रिमाइंडर सेट कर लो और मैम चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब कुछ लोग अगर मान लो कहेंगे नहीं मैम मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, मैं दिन के ना बिल्कुल 18 से 20 घंटे पढ़ रहा हूँ। पढ़ते भी हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। हालांकि आप अगर बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी है तो आप डेफिनेटली इतना पढ़ेंगे आपके लिए ठीक है, बट आप वो काम 10 से 12 घंटे में भी कर सकते हो, करने वाले उसे 6 घंटे में भी कर सकते हैं। आप 6 घंटे पढ़ो, प्रोडक्टिव पढ़ो। कुछ लोग क्या करेंगे मैम 15-15 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। उस 15 घंटे में 1 घंटे पहले घंटे में कॉपी लेकर बैठे हैं, साथ में फ़ोन है, रील चल रही है मैम, और वो कैलकुलेट हो रहा है, अच्छा 1 घंटा निकल गया, आधे घंटे पढ़ा था, आधे घंटे रील चलाई थी, है
ऐसे काम नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शंस को पहले तो दूर रख के चलना है। तो ध्यान रखिएगा आपके जीवन में या आपके खाने पीने बॉडी में कोई भी कमी और अधिकता नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी यहाँ पर क्या हो गई है, कमी हुई है तो रोग होंगे, तो अधिकता होगी तो भी हमारा लिवर उस जिम्मेदारी को संभालता है, क्योंकि यही जिम्मेदार है, और उसको कन्वर्ट करके क्या करता है, बॉडी से बाहर उत्सर्जित कर देता है। समझ गए? तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि प्रोटीन क्या है तो आपके मन में कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ एक बार, आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से कमेंट करेंगे मैम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एप्लीकेशन में सारी क्लासेस चल रही हैं, बाकी आप लोग अपना रेगुलरली अपने सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट आता है गोल्डन कॉन्सेप्ट नंबर 15, जिसमें प्रश्न है कि मैम प्रोटीन पढ़ लिया, विटामिन पढ़ लिया, क्या है कार्बोहाइड्रेट? हाँ जी, कौन जानता है क्या है कार्बोहाइड्रेट? फटाफट से बताओ। ज़्यादा प्रोटीन से किडनी भी डैमेज हो जाती है। मतलब डैमेज क्या होती है, किडनी पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है। किडनी का ही तो काम है उत्सर्जन करने का, अमोनिया यूरिया को बाहर निकालने का। अब तुम किसी के ऊपर ओवर प्रेशर ओवर बर्डन डालोगे तो वो एग्जॉस्ट होगा, कभी ना कभी उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपने अपने बॉडी को इतना ओवर बर्डन नहीं करना है। करेक्ट? दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, ग्रुप डी का भी देना है, अग्निवीर का भी देना है, कौन सा बैच लूँ? आप अपना कॉम्बो बैच लेकर के उससे तैयारी कर सकते हो। वहाँ पर आपके कंप्लीट हर एग्जाम को टारगेट करते हुए तैयारी कराई जा रही है, हर सब्जेक्ट की। ठीक है भाई, चलो। तो मैम गोल्डन कॉन्सेप्ट नंबर 15 क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुनते ही हम पहले तो ये समझते हैं कि हमारी बॉडी का आपातकाल ऊर्जा स्रोत, यानी ये वो पदार्थ है जो हमें रोटी में, हम जितना भी मीठा मिठाई खाते हैं उसमें, जो फल खाते हैं उसमें, मतलब हर जगह, आलू है, चावल है, सब में क्या है मैम, अनाज वगैरह में हमारे कार्ब्स हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं। दुनिया भर का ज्ञान सुनते हो, कार्ब्स कम लेने चाहिए, कार्ब्स ज़्यादा लेने चाहिए, पतला होना है तो कम खाओ, मोटा होना है तो ज़्यादा कार्ब्स खाओ, है ना? ये सुनते होंगे, कितनी कैलोरीज लेनी है। हर चीज की अपनी एक नियमित मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर का आपातकाल ऊर्जा स्रोत है, जो आपकी बॉडी में पूरे दिन तुमने कुछ नहीं खाया, आप कहते हो कि जिस दिन 2 रोटी खा लेता हूँ दोपहर में पेट भरा भरा सा रहता है, लेकिन जिस दिन नहीं खाता हूँ उस दिन लगता है, फल खा लिया अगर तो लगता है यार पेट तो खा लिया, कुछ खाया ही नहीं है। तो आपकी बॉडी में एनर्जी का सोर्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तुरंत ऊर्जा देने वाला इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी यहाँ पर कहा जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, ये क्या है? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, आपातकाल ऊर्जा का स्रोत, आपातकाल ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, ये आपकी बॉडी को क्या देता है? ये आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से प्रोटीन शरीर का विकास कर रहे थे और विटामिन्स आपके शरीर को रोगों से बचा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में एनर्जी देने का काम करेंगे। लेकिन मैडम फिर वही बात, कितना लूं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए हमारे सफिशिएंट होते हैं? ये देखो गंदी बात नहीं है ना, स्टिंग ये गलत चीज़ें नहीं, ये नुकसान देती है। अभी बताऊंगी शरीर में कैसे नुकसान देती है। आ जाओ इधर देखो, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करी जाए तो प्रतिदिन लगभग 400 से 700 ग्राम तक प्रतिदिन, है ना, पर डे की हम बात कर रहे हैं, प्रतिदिन इतना आवश्यक होता है। जैसे प्रोटीन हम वजन के अनुसार लेते हैं ना, इसकी आवश्यकता 400 से 700 ग्राम काफ़ी है। कहाँ मिलेगा इस बात को भी सुन लीजिए, इसके स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हमें ये मिलता है? तो सोर्सेज में आप बताएंगे जितना भी अनाज है, जो भी आप यहाँ पर मीठा चीनी खाते हैं, इसके अलावा आपके फल, जिसमें केले एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, आलू, चावल, ये सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट है आदि। ठीक है, जो भी आप मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च मिलता है। देखा है, डायबिटीज़ जिसको हो जाती है तो उसको कहते हैं भैया कार्ब्स नहीं देने, क्योंकि ये बॉडी में एनर्जी बढ़ा रहे हैं। एनर्जी मतलब ग्लूकोज बढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज मतलब मैम शुगर बढ़ेगी। क्लियर?
चलो, तो इसको कहते हैं, ये हमारे बेस्ट सोर्सेज माने जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स का एक नाम और है, एनर्जी सोर्स तो आपने कह दिया, मैं इसी को दूसरे नाम से जानूंगी, हाइड्रेट कार्बो। दो वर्ड से मिलके बना है ना, तो देखो कार्बो वर्ड का मतलब क्या हुआ मैम, कार्बन। फटाफट से बताओ, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब क्या है, H2O। क्या कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ जी, कोई डाउट? कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट हो गया H2O के लिए। तो मैम इसको मिला के मैं एक फॉर्मूला भी तो बना सकती हूँ, या मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ कि ये हाइड्रेट्स हैं, किसके? कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये पानी के वो मॉलिक्यूल हैं जो कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। इसका एक कॉमन फॉर्मूला बनता है CH2O होल की पावर x, या n लिख दो, x लिख दो, ठीक है, ये कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? करेक्ट। तो मैम इसके अन्य नाम में ये एनर्जी, ये फ्यूल प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में ऊर्जा का स्रोत है। साथ में इसका दूसरा नाम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। कॉमन फॉर्मूला क्या है, CH2OX। कि मैम इसमें x का मतलब क्या है? अब मैं इसमें x का मतलब क्या मानूं? ये कौन सा x है? देखो इधर, इस x की वैल्यू अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर रखी, आप अपना कॉमन मान के चलो 6। कितनी रखी? 6। हमेशा हम कहते हैं ना ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। कहाँ से आया वो फॉर्मूला? इधर देखो, C6H12O6 बन गया कि नहीं अगर मैंने x का मान 6 रखा तो इसी को कहते हैं कि भैया x की वैल्यू जितनी होगी उसके आधार पे आपके सूत्र जो हैं वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 5 रख दूं तो इसे कहेंगे C5H10O5। ये कहलाती है 5 कार्बन वाली शुगर। 5 मतलब पेंट, और जितनी भी शुगर होंगी ना उनके नाम के पीछे OSE लगा हुआ होता है। तो आप फटाफट से पेंट के पीछे क्या लगा दोगे? OSE लगा दोगे, बन गया पेंटोज शुगर। ये क्या बनी? 6 कार्बन यानी हेक्सोज शुगर। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? हाँ भाई जल्दी से बताओ। ऐसे ही अगर मैं कहूँ CH2O की पावर 4, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा कि मैम C4H8O4। इसे कहते हैं टेट्रोज। क्या नाम देते हैं? 4 के लिए टेट्रा, और ये बन गया टेट्रोज। इसी प्रकार से कम हम 3 कार्बन यहाँ पर ले सकते हैं, तो ये बन जाता है C3H6O3, बोले तो ट्राईओज। और ये सबसे छोटा कार्बन कहा जाता है कि ट्रायोज जो है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। इन्हीं के अंदर हम पढ़ेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, जितने भी नाम आप सुनते आए हैं, ठीक है। तो 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे नाम आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं सबसे छोटा, बोले तो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? फटाफट से बताओ। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले तो बता देना ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। 3 कार्बन वाला होता है, उसमें 3 आपके ये पूरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज इसके कार्बोहाइड्रेट्स के साथ दिखाई देता है ट्रायोज के रूप में। इसका एग्जाम्पल आता है एरिथ्रिलोज। पेंटोज में आपके जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए और आरएनए में लगती हैं वो आते हैं यहाँ पर। आप बता सकते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो एक प्रकार की शुगर ही ना, या फिर राइबोज शुगर। ये दोनों में 5 कार्बन होते हैं। और हेक्सोज नाम में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऐसे नाम आ जाते हैं। ग्लूकोज क्या है मैम? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सिंपल शुगर होती है। जल्दी से बताइए, समझ में आई कहानी कि नहीं? तो मैम मुझे क्या याद करना था? इसका एक सिंपल फॉर्मूला याद करना था जिससे मैं सबको निकाल सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो भैया ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, जहां पर मैंने इसका एक सामान्य सूत्र बना लिया, कार्बन के साथ एक H2O का मॉलिक्यूल और होल की पावर x। यहाँ x का मान सबसे कम 3 से लेकर के आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। सबसे कम जो रहता है वो क्या रहता है? वो आपका 3 रहता है, और 3 से नाम बन गया ट्राइयोज। इस फॉर्मूले में देखो, जैसे हमने यहाँ x की जगह 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, 6 लगाया, उसके आधार पे फॉर्मूले बने और हमने हर एक का नाम बना दिया। 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा और 6 को हेक्सा का नाम दे दिया। हाँ जी,
कंप्लीट बायोलॉजी आप हमारी कंप्लीट आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर साइंस का स्पेशल बैच चल रहा है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे जीएस स्पेशल बैच से भी जुड़ सकते हैं और कॉम्बो स्पेशल में भी, तीनों में ही आपको कंप्लीट साइंस कराई जा रही है। डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ से अपनी तैयारी करनी है। सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो कॉम्बो ले सकते हो, सिर्फ जीएस पढ़ना है बच्चे तो सिर्फ आप जीएस स्पेशल ले सकते हो, और साइंस पढ़नी है तो साइंस ले सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? जल्दी से बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया तो एक थम्स अप का साइन फटाफट से भेजो मुझे। आज मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से ये बताओ पहले, और सेशन को लाइक करके शेयर करके आ जाओ। देखो यार, ये इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए निकाल निकाल के लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर तुम ही इस पर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। रैंकर्स गुरुकुल ऑफलाइन के लिए ना नीचे एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से बात कर सकते हो और वो आपको बता देंगे कि कितना फीस है, क्या है, कैसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मुखर्जी नगर दिल्ली में आपका जो बैच है वो चल रहा है। कोई बात नहीं, जो भूल गए वो रिवीजन करेंगे ना बढ़िया से। कार्बन एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सेम होता है? सेम थोड़ी होता है वो तो मैम, यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए कार्बन है, ठीक है, इसके साथ हम फॉर्मूला बनाएंगे तो कार्बन के 5, हाइड्रोजन के 2, 2 गुणा 5 और ऑक्सीजन के 5, सीधे ऐसे फॉर्मूला इसका बन जाता है। होते तो दोनों अलग अलग हैं। क्लियर? चलो, तो ये कहलाते हैं स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के तौर पे। अब चलो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ लूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी आगे फर्दर चीज़ों के लिए। क्वेश्चन आता है कि बायोमोलिक्यूल्स यानी जैविक अणु में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अणु पाया जाता है? लगाइए। सुक्रोज ग्लूकोज नहीं होता, सुक्रोज अलग होता है, ग्लूकोज अलग होता है। जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर? हाँ, रेशियो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:2:1 का होता है। अगर आप पूछेंगे इन तीनों का रेशियो क्या है तो 1:2:1 का होता है। यूजुअली आप देख भी पा रहे हो कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इन तीनों का रेशियो अगर आपसे पूछ ले तो ये रेशियो कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है और यही कहलाते हैं सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जैविक अणु यानी कार्बोहाइड्रेट्स। होते तो और भी हैं बट सबसे ज़्यादा कौन है, यही वाले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल बताइए जरा। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ट्रायोज कहते हैं वो है? एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, लगाओ उत्तर। अगली साल नहीं, इसी साल अब आपकी वैकेंसी आएंगी, आपकी पूरी उम्मीद है भाई एएलपी की आएंगी, कैलेंडर आएगा पूरा रेलवे का। आप में से जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से अपनी डेली क्लास अटेंड करो, शाम 5 बजे भी और अभी आपका सुबह के 11 बजे भी। चलिए कुछ ए उत्तर लगा रहे हैं। राइबोज, अभी याद करो, अभी याद करो, बताया था 3 कार्बन वाला सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, अभी लिखवाया था मैम, इट इज ग्लिसरल्डिहाइड। थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लिया होगा मैम तुरंत से, है ना, अभी लिखवाया था कि नहीं? ये रहा ट्रायोज ग्लिसरल्डिहाइड, सबसे छोटा यही है कार्बोहाइड्रेट, तो इसे हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना जरा। कार्बोहाइड्रेट्स को हम और किस नाम से जानते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स या पॉलीसैकेराइड, किस नाम से ये जाने जाते हैं बताइए। वीओडी बैच आरजे विक्रमजीत ऐप पर अवेलेबल है, स्पीड से लगा दो भाई आंसर। किस नाम से जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को? और एक बात का ध्यान रखना, देखो हमेशा जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, आज हम लगभग 15वें कॉन्सेप्ट पर हैं, 15 कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। डे 1 पे आप में डबल एनर्जी थी आज से शायद। मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, एनर्जी आपकी कम नहीं होनी चाहिए मैम, जब तक 101 ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को शुरू किया है ना तो उसको ख़त्म प्रॉपर मुद्दे तक लेकर जाना। बीच नाव को कश्ती में नहीं छोड़ सकते ना, बीच मतलब मझधार में नहीं छोड़ सकते नाव को, तो आपको भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। ये नहीं कि मैम शुरुआत में तो पूरी ऊर्जा के साथ हैं और धीरे 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 करते करते नहीं नहीं हम तो छोड़ देते हैं तैयारी। बस यहाँ जहाँ तुम बहक गए कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा, किसी और का सिलेक्शन लिस्ट में नाम हो जाएगा, तुम शक्ल देखते रह जाओगे। पर ये वादा मेरा भी तुमसे, अगर तुमने ये सीरीज़ पूरी कर ली ना 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट की, आप ही देखेंगे कि आप में कितना फ़र्क आया, आपकी तैयारी में कितना फ़र्क आया और इसके साथ आपको कितनी नई चीज़ें सुनने समझने में और आपके पेपर के लिए देखने को मिलेंगी। ठीक है, आंसर बढ़िया दे रहे हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ही इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के तौर पे जाना जाता है। ठीक,
नाम ही तो पूछा था उसने। बाकी देखिए जो भी अभी डाउट पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूं, आपका अपना कंप्लीट कॉम्बो स्पेशल बैच ये हमारी एप्लीकेशन पर चल रहा है। एप्लीकेशन पर पूरी तैयारी, इसमें बैच के अंदर आप लोगों को ए से जेड, जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, जो चाहता है संपूर्ण तैयारी मैं शुरू से शुरू करूँ, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो बेटा ये बैच 1 ऑल आपके लिए रहेगा। क्योंकि इसके अंदर आपकी रीजनिंग विक्रम सर करा रहे हैं, आदित्य सर मैथ्स करा रहे हैं, प्रशांत सर बायो करा रहे हैं, मैं आपको पूरा बायोलॉजी का पोर्शन कराऊंगी, दीपक सर आपकी हिस्ट्री पॉलिटी ये सारा जीएस का पोर्शन जो है वो संभालेंगे, पुष्पेंद्र सर आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स कराएंगे, फिर आते हैं आपके अमित सर जो कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के आपको कराने वाले हैं, और आपके लाभनयन सर कंप्यूटर जो मेंस में जिसके बिना मैम हो भी नहीं सकता काम हमारा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी के साथ मिल रहे हैं हमारे कंप्लीट कॉम्बो स्पेशल बैच में। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फाउंडेशन के तौर पे 0 to हीरो वाली, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को इस बैच के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? हमारी एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, यहाँ से आप डाउनलोड करके, ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। इस बैच को आप 5 साल की वैलिडिटी है, ध्यान रखना पूरे 5 साल तक के लिए कोर्स वैलिड रहेगा इससे, और प्राइस जो है वो आपका रहेगा मात्र 2699 का, ठीक है। तो आप अपनी ऐप डाउनलोड करके, अभी ये बैच 18 तारीख को शुरू हुआ था, अभी तो ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है मैम, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो हो सकता है आपका ज़्यादा सिलेबस यहाँ पर निकल जाए, तो इसीलिए बढ़िया से मेहनत करो और प्रिपरेशन शुरू करो। आज का सेशन पसंद आया कि नहीं आया जल्दी से बताओ। 15 कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, कल पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट 16th कॉन्सेप्ट को। इसके कई सारे टाइप्स भी हैं, बहुत सारे आपके भी सवाल हैं, स्टिंग अच्छी रहती है या नहीं रहती है, एनर्जी ड्रिंक सही है या नहीं है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जानेंगे आप लोगों से कल वाले सेशन में। बाकी आप अगर जीएस स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बच्चे जीएस स्पेशल बैच भी है, 5 साल की वैलिडिटी है और 999 में आपको मिल रहा है। इसमें पूरा जीएस है विद कंप्यूटर। एंड सिर्फ साइंस पढ़ना है किसी को तो सिर्फ साइंस के लिए ये बैच आपका 499 में और आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बैचेस के फायदे क्या है कि आप ना अपना कंप्लीट लाइव क्लासेस में, बच्चों को डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो, आपके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस शीट सब कुछ आपको इसमें कराया जाता है। तो करो बढ़िया तरीके से, है ना। बाकी एक क्वेश्चन आप मुझे आज होमवर्क में बताने वाले हैं कमेंट करके। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन, सिंपल शुगर किसे कहा जाता है? सरल शर्करा कौन सी होती है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज 1 लाइनर है आपके लिए, ठीक है। सरल शर्करा कौन सी है ये आप मुझे बताने वाले हो। और दूसरा सवाल आपका ये है कि हमारी त्वचा में प्रोटीन कौन सा होता है? स्किन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसका नाम, इन दोनों के नाम नंबर 1 और नंबर 2 करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं आज। ये रहा आपका होमवर्क। बाकी मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम सुबह के 11 बजे। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।